का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहीं आज पानी में जहर घुलने से हड़कंप मचा हुआ है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बीमार पड़े हैं। पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में ऐसे बैक्टीरियाज मिले हैं जो आमतौर पर गटल के मलमूत्र में पाए जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। देश का सबसे साफ शहर, लेकिन पानी में जहर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत और हजारों के बीमार होने के पीछे जो सच्चाई सामने आई है, वो सिस्टम की गहरी लापरवाही की कहानी बयां करती है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में साफ हुआ कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत महीनों से मिल रहे थे। भागीरथपुरा के पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में करवाई गई। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो आमतौर पर गटर के पानी में मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की साफ पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में विब्रियो, कॉलेरा, शिगेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिले हैं जो आमतौर पर गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक भागीरथपुरा इलाके में नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गई। सीवेज लाइन के नीचे पीने के पानी की लाइन डाल दी गई, जबकि नियम के मुताबिक सीवेज और पानी की लाइन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन भागीरथपुरा में ठीक उल्टा हुआ। सिस्टम की ये गंदगी सिर्फ यही नहीं रुकी। दिसंबर महीने में भी नगर निगम को गंदे पानी की 300 से ज्यादा शिकायतें मिली। उनमें से 23 से अधिक शिकायतें सिर्फ भागीरथपुरा जोन 4 की थी। इलाके के लोगों ने कई बार चेताया, लेकिन जिम्मेदार अफसर फाइलों में ही समाधान ढूंढते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि लोगों की जान पर बनाई। भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन डालने की फाइल साल 2022 से ही अटकी थी। 25 नवंबर 2022 की एमआईसी बैठक में नर्मदा पाइपलाइन के लिए संकल्प पास किया गया। एजेंसी भी तय हुई, लेकिन फाइल अचानक गायब हो गई। बाद में जनवरी और फरवरी 2023 में हस्ताक्षर हुए, तब जाकर काम आगे बढ़ा, और वो भी महीनों की देरी से। इस दौरान इलाके के लोग लगातार गंदे पानी की शिकायतें करते रहे, लेकिन प्रशासन कान बंद कर चुका था। इस बीच 22 नवंबर 2024 को नई पाइपलाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया की फाइल बनी। एजेंसी फाइनल होने के बावजूद अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। नतीजा आज भी पाइपलाइन जमीन पर नहीं है। यानी जब एक्शन लेना था, तब इंदौर में अधिकारी लापरवाही दिखा रहे थे, और इसका परिणाम दूषित पानी से 15 मौतों पर आया। इस बीच इंदौर के जहरीला पानी कांड में सख्ती हुई है। इंदौर निगम कमिश्नर दिलीप यादव हटा दिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये वो अधिकारी हैं जो अगर समय पर अपना काम करते तो आज इंदौर में दूषित पानी से इतने लोगों की मौतें नहीं होती। सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में बुनियादी सुविधाएं यानी गटर, पीने के पानी की लाइन का ये हाल है, तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे? क्या वहां भी सरकार इंतजार कर रही है कि जब पीने का पानी दूषित होगा, कुछ मौतें होंगी, तब सरकार जागेगी? घंटा की रफ्तार तक जा सकती है। कुल 16 कोच वाली इस ट्रेन में 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच होंगे, जिसमें कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन की सुविधाएं भी बेहद खास है। आरामदायक बर्थ है, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, कम शोर है, बेहतर सस्पेंशन है, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम है और कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकें शामिल हैं। ड्राइवर केबिन को भी पूरी तरह से एडवांस और सेफ्टी सिस्टम से लैस किया गया है। किराए की बात करें तो थर्ड एसी 2300 रुपए, सेकेंड एसी 3000 और फर्स्ट एसी 3600 रुपए रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आने वाले 6 महीनों में ऐसी 8 और ट्रेनें और साल के अंत तक कुल 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर अब जल्द ही पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह वंदे भारत स्लीपर खड़ी है और हाल ही में रेल मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है कि ये वंदे भारत जो स्लीपर है, पहली वंदे भारत स्लीपर, वो
कोलकाता से गुवाहाटी के लिए चलेगी और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये बाहर की तस्वीरें, इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह वंदे भारत स्लीपर को लाया गया है और अब मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या खास है वंदे भारत स्लीपर में, क्योंकि वंदे भारत तो देश में कई चल रही हैं, लेकिन स्लीपर की क्या खासियत है। इसमें आरामदायक सीट से लेकर तमाम जो डिजाइन में बदलाव किया गया है, इसका पहली बार ये पटरियों पर उतरी है। और अब मैं अंदर जा रहा हूं। अंदर सबसे पहले आप देखें कि ये लोको पायलट यहां पर है और काफी स्पेसियस भी है, काफी कंफर्टेबल भी है। इसको आराम से आरामदायक तरीके से इसका परिचालन करने के लिए, और आप देखें कि ये एरोडायनेमिक इसकी डिजाइन तैयार की गई है। और अब मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा जहां पर इसके कोचेज हैं, उस कोचेज की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। कैसी कंफर्टेबल तस्वीरें हैं, कंफर्टेबल जो सीटें हैं। आगे अगर कैमरा पर्सन जयपाल रावत दिखाएं कि इस जगह पर आप देखें कि सामान जो लगेज भी रखने की व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। जो फर्स्ट ये कोच है, आप देखें कि काफी स्पेसियस इस जगह पर आप देखें कि जो तस्वीरें, अगर आप लगेज एक्स्ट्रा लगेज है वहां पर रखा जा सकता है। और ये पहला कोच है। अब पहले कोच की भी तस्वीरें यहां पर दिखाऊं कि काफी कलरफुल इसकी डिजाइन है। और इस जगह पर आप देखें कि काफी स्पेसियस ये, इस जगह पर आप देखें कि दिव्यांग के लिए ये जो स्पेस है, व्यवस्था है। इस जगह पर आप 3 सीट का अरेंजमेंट है, जिस तरीके से और भी ट्रेनों में होता है। ये पहले कोच की पहली सीट है। और अब दूसरी तरफ आप देखें कि 3-3 जो सीटें हैं इस जगह पर अरेंजमेंट किया गया है। और काफी साफ सुथरी और बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है, जो बाकी ट्रेनों में नहीं देखने को मिलता। क्योंकि धीरे धीरे जब डिजाइन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो काफी कुछ बदलता है। और मुसाफिरों के लिए, पैसेंजर्स की सुविधा के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। अब ये वाला जो स्पेस है, इसको भी देखें कि इस जगह पर किस तरीके से वंदे भारत स्लीपर, जो पहली बार आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो कोलकाता से गुवाहाटी के लिए चलने के लिए तैयार है। और यहां पर कई बार ट्रेनों के अंदर टॉयलेट के, गंदे टॉयलेट को लेकर शिकायतें होती हैं, लेकिन साफ सुथरा जो टॉयलेट है, बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट है, यह भी साफ सुथरे तरीके से तैयार किया गया है, जिससे कि लोगों सामने आया है। Recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई और भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को समझा गया है। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने भी इस कदम का स्वागत किया और इसे सही फैसला बताया। मैं धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई और भारत सरकार को कि आपने देश के सैकड़ों करोड़ लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को, सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया। और शाहरुख खान जी को भी मैं यही इस टाइम कहना चाहूंगा कि आपको देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों से आकर जिनकी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है, आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और देश के सनातनी आपको माफ करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। के सचिव सैकिया जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हम हिंदुओं की भावनाओं को समझा, भारत के देशवासियों को भावनाओं को समझा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसकी टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि इस फैसले पर विरोध की आवाजें भी उठी। ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने इसे खेल को राजनीति से जोड़ने वाला कदम बताया और फैसले पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये फैसला अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? पहले शाहरुख खान को इजाजत दे दी गई कि वो खिलाड़ी को खरीदे और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी कराई गई और फिर उसके बाद बैन कर दिया गया।
ये अजीब नहीं लगता कि आपको? इस मुद्दे पर पहले भी तीखे बयान सामने आ चुके हैं। शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम की गद्दार वाली पुरानी टिप्पणी हो या कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का विवादित बयान, इन बयानों ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सनातनी जगत के दर्द को समझा और उन्होंने ये एक्शन लिया, उस बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि केकेआर के पास में अवसर था कि वो दिखाता कि हिंदुओं के साथ खड़ा है, भावनाओं के साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने नहीं खड़े हुए। तो ये हिंदू जगत, सनातन जगत याद रखेगा कि मिस्टर केकेआर सनातनियों की भावना के साथ नहीं खड़े हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सिंगल बयान मिस्टर केकेआर का नहीं है। कुल मिलाकर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर किया गया बीसीसीआई का फैसला अब सिर्फ एक क्रिकेटिंग निर्णय नहीं रह गया है। ये फैसला खेल, राजनीति और भावनाओं के टकराव की तस्वीर बन गया है। सवाल यही है कि आगे चलकर क्या ऐसे फैसले भारतीय क्रिकेट और आईपीएल की वैश्विक छवि को प्रभावित करेंगे या इसे एक जरूरी और सख्त संदेश माना जाएगा।